उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। इमरान और उसके साथ ही एक बड़े से कमरे में रखी हुई कुर्सियों पर बैठे हुए थे। सटेन गनों से मुसल्लह 4 अफराद कमरे के अंदर दीवारों के साथ बड़े चौकन्ने अंदाज में खड़े थे। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और इमरान की नज़रें अंदर आने वाले 3 अफराद पर पड़ी। इनमें से एक वो अच्छी तरह पहचानता था। वो GP5 का सरबराह कर्नल डेविड था, जबकि बाकी 2 इनके लिए अजनबी थे। इन तीनों के पीछे एक और नौजवान था जिसके हाथ में स्टेन गन थी। वो बड़े मौतबाना अंदाज में उनके पीछे चल रहा था। इमरान ने देखा कि जमाल की नज़रें उसी पीछे आने वाले नौजवान पर जमी हुई हैं, और जमाल की नज़रों से ही वो समझ गया कि पीछे आने वाला GP5 का मकामी इंचार्ज होगा, जिसे जमाल ने अपने ख़ास आदमी बताया था। कर्नल डेविड के हाथ में एक फाइल थी। फैक्ट्री का मालिक कौन है? कर्नल डेविड ने अंदर आते ही करख्त लहजे में कहा, और इमरान उठ खड़ा हुआ। जनाब, मैं हूँ और मेरा नाम आमिर है जनाब। इमरान ने बड़े मौतबाना लहजे में जवाब दिया। बाकी लोगों का तारुफ कराओ, कर्नल डेविड ने कहा, और इमरान ने इन सब के नाम बताने शुरू कर दिए। तुम सब अरब हो, इसलिए तुम सबको अपना शजराए नसब तो आता होगा। तुम पहले अपना शजराए नसब बताओ। कर्नल ने इंतहाई करख्त लहजे में इमरान से मुखातिब होकर कहा, जनाब, कितनी नस्लों तक बताऊं? मुझे तो 100 नस्लों तक के नामों का इल्म है, इससे ऊपर के नाम नहीं आते। इमरान ने बड़े मुतमईन अंदाज में कहा, तुम बताओ। कर्नल डेविड ने यकलख्त इमरान के साथ बैठे हुए जमाल से मुखातिब होकर कहा। वो शायद इमरान के एतमाद भरे लहजे से चक्कर खा गया था कि उससे वाकई ही 100 नस्लों तक शजराए नसब आता है। हालांकि शजराए नसब का सुनते ही इमरान के जहन में खतरे की घंटी बज उठी थी। कर्नल डेविड ने जैसे ही जमाल से कहा, जमाल ने उठकर फरफर अपना शजराए नसब सुनाना शुरू कर दिया। कर्नल डेविड की नज़रें फाइल पर जमी हुई थी। ठीक है, कर्नल डेविड ने भीजे हुए लहजे में कहा, और फाइल बंद कर दी। इसका अंदाज ऐसे था जैसे उसे अपने आइडिया की नाकामी पर शदीद मायूसी हो। ये हमसे फ्रॉड कर रहे हैं कर्नल। अचानक कर्नल डेविड के साथ खड़े हुए आदमी ने कहा, फ्रॉड कर रहे हैं? क्या मतलब? कर्नल डेविड ने चौंकते हुए कहा, ये लोग वो नहीं हैं जो कुछ ये जाहिर कर रहे हैं। अब मुझे यकीन हो गया है। कर्नल मार्किन ने तेज नज़रों से इमरान को घूरते हुए कहा, जनाब, मेरी तो 100 पुश्त अरब है और अरब फ्रॉड नहीं किया करते। इमरान ने मौतबाना लहजे में जवाब दिया, सुनो, अपनी असलियत बता दो। मेरा नाम कर्नल मार्गिन है और मैं दुनिया की ताकतवर तंजीम रेड आर्मी का सरबराह हूँ, समझे? मैं हड्डियों में से गूदा बाहर निकाल लेता हूँ। तुम लोग किसी सूरत में भी चमड़ा रंगने वाली फैक्ट्री से मुतल्लिक नहीं हो, सिवाय इस जमाल के। बाकी तुम सब फ्रॉड हो। अगर तुम वाकई ही चमड़ा रंगने वाली फैक्ट्री से मुतल्लिक होते तो सबके हाथों पर चमड़े की मखसूस रंग के धब्बे होते, जैसे कि जमाल के हाथों में हैं। अब समझे? अब बताओ कि तुम कौन हो? कर्नल मार्किन ने तेज लहजे में कहा, और इमरान को पहली बार कर्नल मार्किन की जहानत और अपनी हमाकत पर बैक वक्त गुस्सा आया। उसने बैकअप करते हुए बिल्कुल सामने की बात नज़रअंदाज कर दी। ओह कर्नल मार्किन, आप दुरुस्त कह रहे हैं, कैप्टन रॉबर्ट। कर्नल डेविड ने उछलते हुए चीख कर अपने पीछे खड़े कैप्टन रॉबर्ट से कहा। लेकिन इससे पहले कैप्टन रॉबर्ट कर्नल डेविड की बात का जवाब देता, इमरान बिजली किसी तेजी से कर्नल मार्गिन पर झपटा और दूसरे लम्हे वो कर्नल मार्गिन को अपने सीने से चिमटाए साइड की दीवार से जा लगा। खबरदार, मैं इसकी गर्दन तोड़ दूंगा। हथियार मेरे साथियों के हवाले करो जल्दी, इमरान ने चीखते हुए कहा, और उसके साथ ही उसने कर्नल मार्गिन के गले के गिर्द मौजूद अपने बाजू को जोर से झटका दिया तो इसकी गिरफ्त में तड़पता हुआ कर्नल मार्गिन ज़िबा होने वाले बकरे की तरह चीखा। उसी लम्हे सबसे पहले कैप्टन रॉबर्ट ने मशीन गन जमाल के हाथ में दे दी, और दूसरे लम्हे इमरान के साथ ही बाकी 4 मशीन गनों पर भी कब्जा कर चुके थे। कर्नल डेविड और कर्नल कॉस्टर दोनों हैरत से बुत बने खड़े देखते ही रह गए जब तक वो संभलते मशीन गनों की नालें उनके जिस्मों से लग चुकी थी। कर्नल मार्गिन, कोई कोशिश फजूल है। तुमसे पहले कर्नल हैमरिज ने भी ऐसी ही कोशिश की थी। मेरा नाम अली इमरान है, अली इमरान। इमरान ने पहली बार गुर्राते हुए अपनी असलियत का ऐलान किया तो कर्नल डेविड की आंखें खौफ से फैलती चली गई। ओह, मुझे यकीन था। कर्नल डेविड ने बेबसी से होंठ काटते हुए कहा, सुनो, मैं और मेरे साथी निहत्ते अफराद पर फायर करना बुज़दिली समझते हैं, इसलिए अगर तुम लोग अपनी जानें बचाना चाहते हो तो जैसे मैं कहूँ वैसे ही करना, वरना। इमरान ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। इसका अंदाज ऐसा था कि तीनों कर्नलों के जिस्म में सर्दी की लहरें दौड़ गई। उनके जिस्म कांपने लगे जैसे उन्हें जाड़े का बुखार चढ़ाया हो। कर्नल डेविड, अपने असिस्टेंट को हुक्म दो कि हमारे लिए कोई तेज़ रफ्तार हेलीकॉप्टर मुहैया करे।
جلدی، زیادہ سے زیادہ 5 منٹ میں، ورنہ اس کرنل مارگن کی آخری غرغراہٹ سننے کے لیے تیار ہو جاؤ، عمران نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ جناب، ہیلی کاپٹر یہاں عمارت کی چھت پر موجود ہے جناب، کیپٹن رابرٹ نے خوف سے کانپتے ہوئے خود ہی جواب دے دیا۔ تو چلو جمال، اس کا خیال رکھنا، اگر یہ ذرا بھی کوئی غلط حرکت کرے تو اسے اور کرنل ڈیوڈ دونوں کو بیک وقت اڑا دینا، عمران نے جمال سے مخاطب ہو کر کہا۔ کیپٹن رابرٹ نے قریب کھڑے کرنل ڈیوڈ کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا جیسے اسے اجازت طلب کر رہا ہو، جیسے یہ کہہ رہے ہیں ویسے ہی کرو، کاش مجھے پہلے خیال آ جاتا، کرنل ڈیوڈ نے سوتے ہوئے لہجے میں کہا۔ چلو کیپٹن، اگر تم اپنے افسروں کی جان بچانا چاہتے ہو تو چلو، ہیلی کاپٹر تک چلو، اور سنو، ایسے راستے سے لے جانا جہاں سے تمہارے اور سپاہی مداخلت نہ کر سکیں، ورنہ، عمران نے چیختے ہوئے کہا، اور پھر کیپٹن رابرٹ کی رہنمائی میں وہ اس کمرے سے نکل کر ایک راہداری میں بیٹھ گئے۔ چاروں سپاہی ہاتھ اٹھائے کیپٹن رابرٹ کے پیچھے چل رہے تھے، اور ان کے پیچھے کرنل ڈیوڈ اور کرنل کاسٹر تھے۔ ان کے بعد عمران کرنل مارگن کو اس طرح سینے سے لگائے دھکیلتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ سپاہیوں کے دونوں اطراف میں صفدر اور کیپٹن شکیل مشین گنیں اٹھائے ہوئے تھے۔ جمال کیپٹن رابرٹ کو کور کیے ہوئے تھا، جبکہ عمران کے ساتھ تنویر نے مشین گن سے کرنلوں کو کور کر رکھا تھا، اور سب سے آخر میں صدیقی اور چوہان مشین گنیں لیے الٹے قدموں چل رہے تھے تاکہ وہ پیچھے سے کسی مداخلت کو کور کر سکیں۔ لیکن کیپٹن رابرٹ انہیں ایسے راستے سے لے کر چھت تک پہنچ گیا کہ کوئی سپاہی نظر ہی نہ آیا۔ عمران چاہتا تھا کہ کیپٹن رابرٹ جمال وغیرہ کا ساتھی ہے، اس لیے وہ مطمئن بھی تھا۔ چھت پر ایک تیز رفتار اور خاصا بڑا ہیلی کاپٹر موجود تھا، اس پر GP5 کے الفاظ لکھے ہوئے تھے، ان تینوں کرنلوں کو پہلے اندر بٹھاؤ، آخر ہم ان کے مہمان ہیں، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور کرنل مارگن کو جھٹکے سے آگے دھکیل دیا۔ مارگن نے عمران کی گرفت سے آزادی پاتے ہی سب سے پہلے دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن ملنا شروع کر دی۔ گردن پر بے پناہ دباؤ کی وجہ سے اس کا چہرہ بری طرح بگڑا ہوا تھا، اور پھر تھوڑی سی جدوجہد کے بعد وہ تینوں کرنلوں سمیت ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گئے۔ عمران نے کنٹرول سنبھالا۔ سنو کیپٹن، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے یہ تینوں سربراہ صحیح سلامت رہیں تو ہمارے اس طرح جانے کے کسی کو اطلاع نہ دینا، ورنہ میں ان کی ہڈیاں توڑ کر انہیں بلندی سے نیچے دھکیل دوں گا، عمران نے چیخ کر کیپٹن رابرٹ سے کہا، اور دوسرے لمحے اس نے ہیلی کاپٹر کو اوپر اٹھا دیا۔ اس کا انجن پہلے ہی چلایا جا چکا تھا، اور چند لمحوں بعد ہی تیز رفتار ہیلی کاپٹر فضا کی بلندیوں پر پہنچ چکا تھا۔ اسرائیل کے ملٹری انٹیلیجنس کا کرنل کاسٹر، ریڈ آرمی کا کرنل مارگن اور GP5 کا کرنل ڈیوڈ سیکرٹ سروس پاکیشیا کے ممبران کے درمیان پھنسے ہوئے بیٹھے تھے۔ ان کی تلاشی لے لی گئی تھی، ان کے پاس کوئی ہتھیار موجود نہ تھا۔ شاید اپنے ہیڈ کوارٹر میں انہیں یہ خیال بھی نہیں آیا تھا کہ وہ اس طرح بے بس ہو سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے ریوالور تک رکھنے کی ضرورت نہ سمجھی تھی۔ تینوں کرنلوں کے چہرے ستے ہوئے تھے، یوں لگتا تھا جیسے موت نے ان پر سایہ کر رکھا ہو۔ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ ان تینوں کی موت اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ثابت ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ اگرچہ کیپٹن رابرٹ ان کے اس طرح اغوا ہونے کی اطلاع نہ بھی تھے، تب بھی آئی ہاک کی طرف سے یہ اطلاع فضائیہ کے مین ہیڈ کوارٹر تک پہنچ چکی ہوگی، کیونکہ آئی ہاک کا اصل ریسیونگ سیٹ فضائیہ کے ہیڈ کوارٹر میں ہی تھا۔ موجودہ ہیڈ کوارٹر میں تو عارضی انتظامات کیے گئے تھے۔ تم ہمارے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتے ہو؟ کرنل مارگن نے چند لمحوں تک خاموشی کے بعد پوچھا۔ جیسا سلوک تم چاہو گے، عمران نے مختصر سے لفظوں میں جواب دیا، اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی اور بولتا، اچانک عمران کو جنگی جہازوں کا ایک پورا اسکواڈرن ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے ہونٹ بھینچ لیے۔ اس کا خیال تھا کہ چونکہ کیپٹن رابرٹ فلسطینیوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس لیے وہ اطلاع نہ دے گا اور وہ آسانی سے تل ایب کے گرد و نواح میں پہنچ جائیں گے۔ لیکن جنگی جہازوں کی آمد تیاری ہی تھی کہ فضائیہ کو اطلاع دے دی گئی۔ اسی لمحے جنگی جہازوں نے ہیلی کاپٹر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ان کا انداز بے حد جارحانہ لگ رہا تھا۔ ہیلو پائلٹ ہیلی کاپٹر کو ہماری رہنمائی میں لے چلو، ورنہ ہیلی کاپٹر تباہ کر دیا جائے گا۔ ٹرانسمیٹر پر ایک کرخت آواز ابھری، سنو، ریڈ آرمی اور GP5 اور ایک کرنل جو یقیناً ان جیسی اہمیت رکھتا ہوگا ہمارے یرغمال ہیں۔ اگر تم نے ہیلی کاپٹر ہٹ کیا تو نتیجہ تم سمجھ سکتے ہو، عمران نے ٹرانسمیٹر آن کرتے ہوئے جواب دیا۔ ہمیں صدر مملکت کی طرف سے احکامات مل چکے ہیں، اگر تم ہماری مرضی پر نہ چلے تو ان سربراہوں کی پرواہ کیے بغیر ہیلی کاپٹر ہٹ کر دیا جائے گا۔ شمال مغرب کی طرف ہیلی کاپٹر موڑو، اوور، کرخت آواز نے کہا، اور عمران نے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ واقعی ایسے احکامات دیے گئے ہوں گے۔ سربراہوں کا کیا ہے، وہ دوسرے بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ پاکیشیا سیکرٹ سروس کا تو خاتمہ ہونا ہے، یہ اسرائیل کی بہت بڑی کامیابی ہوگی۔
فی الحال وہ سربراہوں کو بچانے کے لیے گنجائش دے رہے تھے، لیکن عمران کو معلوم تھا کہ اب صورتحال بے حد سنگین ہو چکی ہے۔ اگر وہ اسکواڈرن لیڈر کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتا تو ایک لمحے میں ان کا ہیلی کاپٹر تباہ ہو سکتا ہے۔ اگر ان کی مرضی کے مطابق کہیں اترتا ہے تو پھر بھی ان کی زندہ بچ نکلنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے۔ بہرحال چونکہ اب وہ پھنس گیا تھا، اس لیے اس نے ان کے احکامات کی تعمیل کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس میں شاید گنجائش نکلتی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے احکامات کی پابندی کر رہا ہوں، اوور، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور اس کی بات سنتے ہی تینوں کرنلوں کے چہروں پر خوشی اور کامیابی کے آثار ابھر آئے۔ عمران ہیلی کاپٹر اڑاتا ہوا شمال مغرب کی طرف اڑا جا رہا تھا۔ جنگی طیاروں نے اسے ہر طرف سے گھیر رکھا تھا کہ اچانک ٹرانسمیٹر پر ایک آواز ابھری۔ ہیلو، میں اسکواڈرن لیڈر بول رہا ہوں، ہم نے تمہیں اتارنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن درختوں کے جھنڈ سے تم نے خود بچنا ہے، اوور۔ یہ آواز پہلی آواز سے مختلف تھی اور جمال اس آواز کو سنتے ہی چونک پڑا۔ ہیلو، یہ کون بول رہا تھا؟ یہ کس نے کال کیا ہے تمہیں، اوور؟ اچانک ہی کرخت آواز ابھری۔ اس بار اس کے لہجے میں حیرت نمایاں تھی۔ مجھے کیا معلوم کون بول رہا تھا، تمہارا ہی کوئی ساتھی ہوگا، اوور، عمران نے تلخ لہجے میں کہا۔ عمران صاحب، یہ عاطف کی آواز ہے، ریڈ فائر کا نمبر 1، یہ آواز پہچانتا ہوں، اچانک جمال نے چیخ کر کہا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا ہوں، تم خاموش رہو۔ عاطف ذہین آدمی ہیں، وہ اب ان تینوں کرنلوں کے منہ بند رکھے گا، یہ بول نہ سکیں، عمران نے مڑ کر کہا۔ ہیلی کاپٹر تیزی سے آگے بڑھا جا رہا تھا کہ اچانک اسے جھٹکے لگے۔ تینوں کرنلوں کے منہ اس دوران ممبران نے فوراً رومال سے دھنس دیے تھے۔ ہیلو، میں ہیلی کاپٹر میں کچھ خرابی ہو گئی ہے، کتنی دور اور جانا ہے، اوور؟ عمران نے ٹرانسمیٹر آن کر کے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ تم بلندی کم کرو، خرابی دور ہو جائے گی، بس اب تھوڑا فاصلہ رہ گیا ہے، سنو، کوئی چکر بازی نہ کرنا ورنہ ایک لمحے میں فائر کھول دیا جائے گا، اوور۔ دوسری طرف سے کرخت آواز نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں نے چکر بازی کر کے مرنا نہیں، اوور، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن اس کے لبوں پر مسکراہٹ رنگنے لگی۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے مخصوص قسم کے جھٹکے جان بوجھ کر پیدا کیے تھے تاکہ بلندی کم کرنے کا جواز پیدا کیا جا سکے، کیونکہ عاطف کا مخصوص پیغام وہ سمجھ گیا تھا کہ اس نے ہیلی کاپٹر کسی درختوں کے جھنڈ میں یکلخت اتارنا ہے۔ اس کے لیے کم بلندی ضروری تھی تاکہ جنگی جہازوں کو ڈاج دیا جا سکے۔ ویسے بھی اگر عاطف کا پیغام نہ آتا تو اس نے اس قسم کا کھیل کھیلنے کا فیصلہ تو کر ہی لیا تھا۔ اسے صرف آبادی کو قربت کا انتظار تھا، ورنہ ریگستان میں وہ پیدل زیادہ دور نہ جا سکتے تھے۔ عمران نے ہیلی کاپٹر کی بلندی کم کرنا شروع کر دی۔ وہ اسے جان بوجھ کر ایسی بلندی پر لے آیا تھا کہ جنگی جہازوں کو آسانی سے ڈاج دیا جا سکے۔ تم بہت نیچے جا رہے ہو، اوپر اٹھاؤ ہیلی کاپٹر کو، اوور، کرخت آواز نے یکلخت چیختے ہوئے کہا۔ اگر میں اوپر اٹھا تو سٹک فیل ہو جائے گا، مجبوری ہے، تم فکر نہ کرو، میں نے جو کہہ دیا ہے، حکم کی تعمیل کروں گا تو تعمیل ہی ہوگی، اوور، عمران نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اور پھر تھوڑا ہی فاصلہ مزید طے ہوا ہوگا کہ اچانک عمران کو ایک آبادی کے آثار نظر آنے لگے، اور اسی لمحے اس کی نظروں نے درختوں کے ایک بہت بڑے جھنڈ کی سائڈ میں آئینے کی چمک دیکھی۔ چمک صرف ایک لمحے کے لیے ابھری تھی، اور دوسرے لمحے عمران یکلخت ہیلی کاپٹر کی رفتار تیز کی، اور پھر جیسے ہی ہیلی کاپٹر درختوں کے جھنڈ کے قریب پہنچا، عمران نے یکلخت اسے اتنی تیزی سے گوتا دیا کہ ہیلی کاپٹر میں موجود سب افراد ایک دوسرے سے ٹکرا کر الٹ پلٹ ہو گئے۔ ہیلی کاپٹر بجلی کسی تیز رفتاری سے ہٹ ہونے والے انداز میں درختوں کے جھنڈ کی طرف نشیب میں جھکتا چلا گیا۔ کیا کر رہے ہو؟ درختوں سے ٹکرا جاؤ گے، اوور، کرخت لہجے میں چیختے ہوئے کہا۔ میں سنبھال رہا ہوں، اوور، عمران نے بھی جواب دیتے ہوئے کہا، اور اس نے ہیلی کاپٹر کو ایک لمحے کے لیے سیدھا کیا، لیکن دوسرے لمحے پہلے سے بھی زیادہ زوردار انداز میں اس نے اس کو پھر غوطہ دیا، اور اس بار وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ جنگی جہاز کا اسکواڈرن تیز رفتاری کی وجہ سے درختوں کے اوپر سے ہوا میں آگے بڑھ گیا، اور دوسرے لمحے عمران نے ہیلی کاپٹر کو انتہائی تیز رفتاری سے نیچے کرتے ہوئے درختوں کے جھنڈ کے ساتھ ہی زمین پر اتار دیا۔ نیچے اترو جلدی، عمران نے ہیلی کاپٹر نیچے اتارتے ہی چیخ کر کہا، اور پھر خود باہر چھلانگ لگا دی۔ اسی لمحے جنگی جہازوں کا اسکواڈرن واپس پلٹا، اور پھر خوفناک دھماکوں سے ارد گرد کی فضا گونج اٹھی۔ اسکواڈرن نے خوفناک میزائل فائر کرنے شروع کر دیے تھے۔ انہوں نے عمران کی چال سمجھ کر فائر کھول دیا تھا، لیکن چونکہ اسکواڈرن الٹی طرف سے آ رہا تھا، اس لیے درختوں کا جھنڈ ان کی نظروں میں رکاوٹ تھا۔ لیکن عمران جانتا تھا کہ جب وہ دوسری طرف سے مڑ کر آئیں گے تو ہیلی کاپٹر ان کو نظروں کے سامنے ہوگا۔ دھماکے ہوتے ہی عمران اور اس کے ساتھ ہی بجلی کی سی تیزی سی ہیلی کاپٹر سے نکلے۔ انہوں نے تینوں کرنلوں کو بھی باہر کھینچنے کی کوشش کی، لیکن تینوں نے مزاحمت شروع کر دی۔ اسی لمحے ایک میزائل ہیلی کاپٹر کے بالکل قریب پھٹا۔ اس میزائل کے پھٹتے ہی سیکرٹ سروس کے ممبران نے ان کرنلوں کو چھوڑ کر نیچے چھلانگ لگا دی، اور دوسرے لمحے وہ بے تحاشا دوڑتے ہوئے درختوں میں گھس گئے، کیونکہ ایک جنگی جہاز تیزی سے پلٹ کر واپس آ رہا تھا۔
इधर जल्दी करो। उसी लम्हे दरख्तों की आड़ से 3 नौजवानों ने निकलकर चीखते हुए कहा और इमरान समेत सब दौड़ते हुए पीछे बढ़ने लगे और इंतहाई तेज रफ्तारी से दौड़ते हुए मगरिब की तरफ बढ़े जा रहे थे। अब दरख्तों के ज़ख़ीरे बमों और मिसाइलों की बारिश शुरू हो गई थी, क्योंकि इसका ज़्यादा जोर ज़ख़ीरे के दरमियानी इलाके पर था। वो सब बेतहाशा दौड़ते हुए ज़ख़ीरे के आखिरी हिस्से में पहुंचे तो वहाँ 3 कारें मौजूद थी जो दरख्तों के अंदर छुपा कर खड़ी की गई थी, लेकिन कारों को अभी बाहर नहीं निकाला जा सकता था, क्योंकि जंगी जहाज़ों ने लाजिमन इन पर बमबारी शुरू कर देनी थी। और फिर वो कारों के करीब पहुंचे ही थे कि यकलख्त बमबारी खत्म हो गई। इमरान तेजी से साइड में मौजूद एक ऊंचे दरख्त की तरफ दौड़ा और चंद ही लम्हों में वो दरख्त पर किसी बंदर की तरह चढ़ता गया। बुलंदी पर पहुंचकर उसने देखा कि जंगी जहाज वापस जा रहे थे, अलबत्ता वही हेलीकॉप्टर ऊपर फिजा में मंडला रहा था जिस पर वो लोग आए थे। उसने होंठ बींच लिए, वो सूरत हाल समझ गया। या तो तीनों कर्नल बच गए थे या कम से कम उनमें से एक कर्नल बच गया था। बहरहाल अब वो हेलीकॉप्टर फिजा में उनकी निगरानी के लिए मौजूद था और जंगी जहाज़ों का स्क्वाडन इन कर्नलों के ट्रांसमीटर कॉल पर ही वापस किया होगा, ताकि वही करीबी आबादी से GP5 या रेड आर्मी की जीपें इस ज़ख़ीरे की तरफ भेजी जाएं। उसी वक्त यहाँ हेलीकॉप्टर इनकी निगरानी करता रहा। इस तरह वो हमला आवर जीपों को उनकी निशानदही करा सकता था। ये सूरत हाल और भी ज़्यादा संगीन हो गई थी, लेकिन उसे मालूम था कि तीनों कर्नलों में से किसी के पास असला नहीं है, इसलिए वो सिर्फ उन्हें चेक कर सकते हैं, इन पर हमला नहीं कर सकते। वो तेज़ी से नीचे उतरा। उसके तमाम साथी कारों के पास मौजूद थे। 3 मुसल्लह अरब भी खड़े थे। निकल चलो जल्दी, हेलीकॉप्टर ऊपर निगरानी के लिए मौजूद है, उनकी जीपें अभी पहुंच आएंगी, जल्दी करो। इमरान ने चीख कर कहा और उसी लम्हे सब कारों में सवार होने लगे। इमरान सबसे आगे वाली कार में था। तीनों अरब नौजवानों ने तीनों कारों की ड्राइविंग सीट संभाल ली थी और चंद लम्हों बाद तीनों कारें इंतहाई तेज रफ्तारी से ज़ख़ीरे से निकली और आगे मैदानी इलाके में दौड़ने लगी। उसी लम्हे इमरान ने ऊपर हेलीकॉप्टर को उड़ते देख लिया। हेलीकॉप्टर इतनी बुलंदी पर था कि उसे नीचे से हिट ना किया जा सकता था। हमने कहाँ जाना है? इमरान के साथ बैठते हुए अरब नौजवान ने पूछा। अभी पहुंच जाते हैं, आप बेफिक्र रहें, जब तक इनको मदद पहुंचेगी हम सूफिया पहुंच जाएंगे, अरब नौजवान ने संजीदा लहजे में कहा। कारों की रफ्तार इंतहाई तेज थी और यूँ लगता था जैसे वो दौड़ने के बजाय फिजा में उड़ रही हों। हेलीकॉप्टर उनके साथ साथ ऊपर बुलंदी पर उड़ रहा था। अभी वो थोड़ी ही देर गए होंगे कि उन्हें दूर से 10 के करीब फौजी जीपें नीम दायरे की सूरत में दरख्तों के ज़ख़ीरे की तरफ आती दिखाई दी। ओह, वो लोग पहुंच गए। इमरान ने होंठ भींचते हुए अरब नौजवान को मुखातिब करते हुए कहा। आप बेफिक्र रहें जनाब, हम उन्हीं कारों से उनका हशर कर देंगे, ये खसूसी कारें हैं, अरब नौजवान ने कहा। उसके साथ इसने डैशबोर्ड पर एक बटन दबा दिया। बिखर जाओ, एक्शन, दुश्मन आ रहा है। नौजवान ने बटन ऑन करते ही चीख कर कहा, मुझे स्टेन गन देना। इमरान ने मुड़कर पीछे बैठे हुए कैप्टन शकील से कहा। दूसरे लम्हे स्टेन गन उनके हाथों में थी। स्टेन गन चलाने की ज़रूरत नहीं सर, अभी आप देखें, हम पूरा इंतज़ाम करके आए हैं, अरब नौजवान ने कहा। जीपें अब तेज़ी से कारों के करीब आती जा रही थी। फायर करो, नौजवान ने एक बार फिर बटन दबाकर चीखते हुए कहा और साथ ही उसने क्लच के साथ मौजूद एक बटन पर जोर से पैर मारा। इमरान ये देखकर हैरान रह गया कि दूसरे लम्हे की कार के फ्रंट बम्पर के नीचे से एक सुर्ख रंग का मिसाइल फायर हुआ तो तिरछा होकर पहले ऊंचा उठा और फिर तेजी से नीचे जमीन की तरफ आया। इस तरह दूसरी कारों से भी मिसाइल फायर हुए। तीनों मिसाइल जीपों से कुछ पहले जमीन पर पड़े और फिर खौफनाक धमाके से फट गए। कारें अब जीपों के मलबे को पीछे छोड़ती हुई आगे बढ़ी जा रही थी। हेलीकॉप्टर अभी तक उनके सिरों पर परवास कर रहा था और फिर देखते ही देखते वो आबादी में दाखिल हो गए। चंद लम्हों बाद तीनों कारें एक पुरानी सी ज़रई फार्म नुमा इमारत में दाखिल हो गई। हेलीकॉप्टर अब फार्म के ऊपर पहुंच चुका था, लेकिन कारें इमारत की काफ़ी दूर तक फैले हुए शेड के नीचे खड़ी थी। अंदर जाइए, ड्राइवर ने कहा और इमरान कार का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरा और तेज़ी से दौड़कर इमारत के अंदर दाखिल हो गया। बाकी साथी भी कारों से उतरकर इमरान के पीछे दौड़े। अंदर एक हालनुमा कमरा था जिसकी छत और दीवारें टूटी हुई थी। इन सब के अंदर पहुंचते ही एक दीवार दरमियान से शक हुई और एक अरब नौजवान बाहर आ गया। जल्दी आइए, जल्दी कीजिए, इस नौजवान ने वापस मुड़ते हुए कहा और इमरान और उसके साथी जल्दी से खिलाफ पार कर गए। दूसरी तरफ एक सुरंग का दहाना था जो नशीब की तरफ जा रहा था। अरब नौजवानों ने हमरा लिए इस सुरंग में दौड़ता किया। सुरंग ने वो जगह से मोड़ काटा और फिर ऊंची होनी शुरू हो गई। चंद लम्हों बाद वो सब एक और कमरे में पहुंच चुके थे जहां दो नौजवान बड़ी बेचैनी के आलम में खड़े थे। आइए जनाब, जल्दी कीजिए, इन दोनों नौजवानों ने कहा और वो सब दौड़ते हुए कमरे से निकलकर सामने बरामदे में पहुंच गए, जिसके साथ एक बड़े फौजी ट्रक का पिछला हिस्सा नजर आ रहा था। यह हिस्सा खुला हुआ था। जल्दी से इसमें सवार हो जाइए, जल्दी प्लीज़, अभी हर तरफ नाकाबंदी हो जाएगी, अरब नौजवान ने कहा और इमरान और उसके साथ ही दौड़ते हुए ट्रक में सवार हो गए।
اب नौजवान ने दरवाज़ा बाहर से बंद किया, फिर चंद लम्हे खटका सा होता रहा। उसके बाद ट्रक हरकत में आ गया। वो सब ट्रक के अंदर बैठे एक दूसरे को मानी खेस नज़रों से देख रहे थे। ट्रक मुसलसल हरकत में था, फिर रुक गया और इमरान को बाहर से मध्यम सी आवाज़ें सुनाई थी। किसी ने ट्रक के पिछले दरवाजे पर खटपट की। इमरान उसके साथियों के आसाब तन गए, लेकिन फिर खामोशी तारी हो गई। चंद लम्हों बाद ट्रक फिर हरकत में आ गया और इस बार उसकी रफ्तार पहले से तेज़ थी। तकरीबन आधे घंटे तक मुसलसल सफ़र करने के बाद ट्रक की रफ्तार आहिस्ता होनी शुरू हो गई और फिर वो रुक गया। चंद लम्हों बाद पिछले दरवाजे पर एक बार फिर खटपट सुनाई दी और फिर दरवाज़ा खुल गया। इमरान ये देखकर हैरान रह गया कि बाहर एक बावर्दी फौजी खड़े था, जिसकी साइड पर सरकारी स्क्रीन गन लटकी हुई थी। जल्दी बाहर आइए, हम सड़क पर हैं, इस फौजी ने तेज़ लहजे में कहा और इमरान और उसके साथी बाहर कूद गए। वाकई वो एक शाहराह के किनारे पे खड़े थे। सामने दरख्तों का झुंड क्रॉस करेंगे तो इसके बाद खाकी रंग की इमारत आएगी, इसमें चले जाइए, बॉस वहाँ आपके मुंतज़िर हैं, फौजी ने जल्दी से ट्रक का दरवाज़ा बंद करते हुए कहा। और इमरान और उसके साथी बिजली की सी तेज़ी से दौड़ते हुए सड़क के किनारे दरख्तों के झुंड में घुस गए। दरख्तों के इख्तिताम पर वाकई ही सामने एक खाकी रंग की इमारत थी। इस इमारत के गिर्द हर तरफ खेत फैले हुए थे। इमरान का मेन गेट खुला हुआ था और इमारत का मेन गेट खुला हुआ था और गेट में एक लंबा तड़ंगा और भरे हुए जिस्म का अरब नौजवान खड़ा था। इमरान उसके साथ ही गेट पर पहुंच गए। खुशामदीद जनाब, मेरा नाम आतिफ है, गेट पर खड़े हुए नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा। ये जेल तो नहीं आतिफ साहब, इमरान ने ठटकते हुए पूछा। जेल? क्या मतलब? ये तो हमारा हेडक्वार्टर है, आतिफ ने हैरान होकर कहा। ओह अच्छा, मैं समझा ये जेल है। हमारे यहाँ जेलों पर खुशामदीद के बोर्ड लगाए जाते हैं और गेट पर एक सिपाही आने वाले को खुशामदीद कहता रहता है। उन्हें मालूम होता है कि नए कैदियों से ज़्यादा रिश्वत मिल सकती है, इमरान ने मासूम से लहजे में जवाब दिया और आतिफ खिलखिला कर हंस पड़ा। खूब, वाकई आपका हौसला काबिल-ए-दाद है, वरना जिन हालात से गुजरकर आप यहाँ तक आए हैं आदमी परेशान हो जाता है, आतिफ ने हंसते हुए तारीफ भरे लहजे में कहा। अच्छा, तो हम हालात से गुजर कर यहाँ आए हैं, वाह अच्छा नाम है, इमरान ने आंखें फाड़ते हुए कहा और वो चलते हुए इमारत के अंदर दाखिल हो चुके थे। इमारत के बरामदे में 4 मुसल्लह अरब नौजवान थे। नाम? किसका नाम? आतिफ एक बार फिर चौंक पड़ा। इस इलाके का नाम जहाँ से हम गुजर कर आए हैं, इमरान ने एक बार फिर मासूम से लहजे में कहा और आतिफ के हलक से निकलने वाले कहके से वो कमरा गूंज उठा जिसमें वो सब दाखिल हो रहे थे। अब वाकई ही इंतहाई दिलचस्प आदमी हैं, आतिफ ने मुस्कुराते हुए कहा। आदमी? ओ शुक्रिया शुक्रिया, आपकी नज़रें वाकई ही कदर शनास हैं, वरना मेरे साथी तो मुझे आदमी मानते ही नहीं, इमरान ने एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा। इमरान साहब वाकई ही वाक़ुफ़ुल फितरत सलाहियतों के मालिक हैं जनाब, मैंने ज़िंदगी में आज तक इन जैसा पहले कभी नहीं देखा। उसी लम्हे जमाल बोल पड़ा जो अब तक मुसलसल इमरान के साथ था। उसे पहली बार इमरान के साथ काम करने का मौका मिला था। अगर आप इन जैसों के साथ लफ्ज़ आदमी कह देते तो आतिफ साहब के होते हुए लक़ब की तायद हो जाती। वैसे आतिफ साहब, आपके किए हुए इंतज़ामात ने वाकई ही मुझे बेहद मुतासिर किया। पहले ये बताइए कि ये जगह कितनी महफूज है, इमरान ने मुस्कुराते हुए पूछा। आप कतई बेफिक्र और मुतमईन रहें इमरान साहब, यहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता। आपको कुछ वक्त अलबत्ता यहाँ गुजारना होगा। सूरत हाल मुनासिब होते ही आपको तिले ऐप पहुँचा दिया जाएगा, जहाँ बॉस हारिस आपके मुंतज़िर हैं। आतिफ ने इस बार संजीदा होते हुए जवाब दिया और इमरान ने इस्बात में सर हिला दिया। ठीक है, हमारा सामान वहाँ जमाल साहब के अड्डे में रह गया है, इसका क्या होगा, इमरान ने पूछा। वो भी पहुँच जाएगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। अब बस्ती तागा की गिरद दायरा ख़त्म हो चुका है, अब सामान आसानी से पहुँच जाएगा। आप लोग थक गए होंगे, इसलिए आइए मैं आपको कमरे दिखा दूँ, आप कुछ देर आराम कर लीजिए, फिर तफसील से बात होगी, आतिफ ने उठते हुए कहा और इमरान सर हिलाकर उठ खड़ा हुआ। इस वक्त वाकई उन्हें आराम की बेहद ज़रूरत थी। कर्नल मार्गिन और कर्नल डेविड दोनों खामोश बैठे एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। इन दोनों के चेहरे सुते हुए थे और वो बार बार दांतों से होंठ काटते और सर को झटक रहे थे। वो अभी सूफिया पहुंचे थे। कर्नल कॉस्टर मिसाइल फटने से शदीद जख्मी हो गया था, इसलिए उसे अस्पताल भेज दिया गया था। वो कस्बा सूफिया में GP5 के सब हेडक्वार्टर में बैठे हुए थे। यहाँ मौजूद GP5 और रेड आर्मी इमरान और उसके साथियों को तलाश कर रही थी। ये लोग वाकई ही माकूफुल फितरत हैं कर्नल, अब मुझे अंदाज़ा हो गया है। अब हमें इनके मुकाबले के लिए ठोस मनसूबा बंदी करना होगी। काफ़ी देर तक खामोश रहने के बाद कर्नल मार्गिन ने कर्नल डेविड से मुखातिब होकर कहा, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आखिर इमरान ने हमें ज़िंदा क्यों छोड़ दिया, हालांकि वो हमें इंतहाई आसानी से हलाक कर सकता था। कर्नल डेविड ने जवाब देते हुए कहा,
हाँ, उसके पास बेहतरीन मौका था। हम निहत्थे थे और वो मुसल्लह, और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। बहरहाल ये उसकी हमाकत थी और इस हमाकत का खुमियाजा उसे भुगतना होगा। कर्नल मार्गिन ने होंठ भींचते हुए कहा। उसी लम्हे मेज पर पड़े हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी। यस, कर्नल मार्गिन स्पीकिंग। कर्नल मार्गिन ने रिसीवर उठाते हुए करख्त लहजे में कहा। मेजर फ्रांक बोल रहा हूँ जनाब। मैंने इमरान और उसके साथियों को ट्रेस कर लिया है। दूसरी तरफ से फ्रांक की पुरजोश आवाज़ सुनाई थी। ओह, कहाँ है वो? तुम कहाँ से बोल रहे हो? कर्नल मार्गिन ने चीखते हुए पूछा। सर, मैं दारुल हुकूमत से बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से मेजर फ्रांक ने जवाब दिया। तो क्या इमरान और उसके साथी दारुल हुकूमत पहुँच गए हैं? कर्नल मार्गिन के लहजे में बेपनाह हैरत थी। नहीं जनाब, वो सूफिया से 20 किलोमीटर दूर एक छोटे कस्बे अर्ताब की एक इमारत में छुपे हुए हैं और उन्हें वहाँ से निकालकर दारुल हुकूमत पहुँचाए जाने का मंसूबा बन रहा है। वेरी गुड, पूरी तफसील बताओ। तुमने वाकई ही कारनामा सर अंजाम दिया है, जल्दी बताओ। कर्नल मार्गिन ने खुशी से चमकते हुए कहा। जनाब, मुझे गोल्डन बार के याकूब कांडी पर शक था। वो इंतहाई अय्यार आदमी है। मैंने ना सिर्फ उसकी भरपूर निगरानी का इंतज़ाम कर रखा था, बल्कि मैंने खुफिया तौर पर उसके टेलीफोन टेप करने के साथ साथ ऐसे आलात भी गोल्डन बार में नस्ब करा दिए थे कि अगर याकूब कांडी को ट्रांसमीटर कॉल मिले तो उससे सुना जा सके। अभी थोड़ी देर पहले याकूब कांडी का एक ट्रांसमीटर कॉल मिली है और कोई चीफ ऑफ रेड फायर बोल रहा था। उसने याकूब कांडी को कहा है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के इरकान कस्बाए इरताब की खुफिया हेडक्वार्टर में पहुंच चुके हैं। आतिफ वहां मौजूद है। आतिफ से बात करके उन्हें दारुल हुकूमत पहुंचने की मनसूबाबंदी करो। इस कॉल के बाद याकूब कांडी ने ट्रांसमीटर कॉल की तो इसकी बात आतिफ से हुई। आतिफ ने उसे तफसील से बताया कि किस तरह उसने हेलीकॉप्टर में सीक्रेट सर्विस वालों को दरख्तों के झुंड में उतरने का इशारा दिया। वहाँ खसूसी मिसाइल कारें पहुँचा दी गई थी और फिर इन कारों के ज़रिए उन्हें सोफ़ा लाया गया, जहाँ से बंद बॉडी के एक मिलिट्री ट्रक में उन्हें सूफिया से निकालकर अर्ताब पहुँचाया गया। और अब वो अर्ताब की इमारत में, जिसे आतिफ खुफिया हेडक्वार्टर कह रहा था, में सब लोग आराम कर रहे हैं। याकूब कांडी ने उसे मशवरा दिया कि वो कम अज़ कम 2 रोज़ तक उन्हें वहाँ रोके। इस तरह वो उन्हें वहाँ से निकालने की ठोस मनसूबाबंदी कर लेगा। मेजर फ्रांक ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। कस्बा इरताब तो बहुत छोटा सा कस्बा है, उसे आसानी से चेक किया जा सकता है। कर्नल डेविड ने कहा। ठीक है मेजर, अब हम उन्हें संभाल लेंगे। तुम वैसे इस याकूब कांडी का ख्याल रखना। कर्नल मार्गिन ने कहा। यस सर, मैं इसकी निगरानी कर रहा हूँ। वो हमारे लिए हुक्म का पत्ता है, मेजर फ्रांक ने कहा। गुड बाय, कर्नल मार्गिन ने कहा और एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। कर्नल, अब भरपूर इंतकाम लेने का वक्त आ गया है। हमें पूरी ताकत से कस्बा पर चढ़ दौड़ना है, कर्नल मार्गिन ने बड़े पुरजोश लहजे में कहा। वो लोग गाफिल नहीं होंगे। हो सकता है कि उन्होंने निगरानी का कोई खुफिया इंतज़ाम कर रखा हो, इसलिए हमें ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए कि जब तक हम उनके सिरों पर ना पहुंच जाएं वो कतन भी खबर रहें। कर्नल डेविड ने कहा। ऐसा है कि हम कस्बाए अर्ताब को चारों तरफ से घेर लेते हैं, तेज़ रफ्तार मुसल्ला जीपें और 2 हेलीकॉप्टर भी मंगवा लेते हैं। आपकी यहाँ कितनी नफरी है? कर्नल मार्गिन ने कहा। 20 के करीब आदमी होंगे, छोटा कस्बा है, कर्नल डेविड ने कहा। ये तो थोड़े हैं, ठहरो मैं इंतज़ाम करता हूँ, कर्नल मार्गिन ने कहा और टेलीफोन का रिसीवर उठाकर तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। कर्नल डेविड खामोश हो गया। यस, हेडक्वार्टर रेड आर्मी। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से एक आवाज़ उभरी। कर्नल मार्गिन स्पीकिंग। कर्नल मार्गिन ने करख्त लहजे में कहा। यस सर, हुक्म सर, दूसरी तरफ से बोलने वाले ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। हेडक्वार्टर में इस वक्त कितनी नफरी मौजूद है? कर्नल मार्गिन ने पूछा। 50 हैं सर, दूसरी तरफ से कहा गया। ठीक है, इन 50 को पूरी तरह मुसल्ला करके हेलीकॉप्टरों पर सूफा भिजवा दो। 3 बड़े हेलीकॉप्टर काफ़ी रहेंगे। हर किस्म का असला उनके पास होना चाहिए। ये सूफिया के GP5 हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करें, जल्दी करो, कर्नल मार्गिन ने तेज लहजे में कहा। यस सर, अभी सर, दूसरी तरफ से कहा गया और कर्नल मार्गिन ने रिसीवर रख दिया। कर्नल मार्गिन के रिसीवर रखते ही कर्नल डेविड ने रिसीवर उठाकर अपने आदमियों को हिदायत देनी चाहिए थी कि कर्नल मार्गिन ने हाथ के इशारे से उसे रोकते हुए कहा। आप अपने आदमियों को इस तरह यहाँ सूफिया पे पड़ताल करने, यकीनन मुजरिमों के आदमी यहाँ सूरत हाल की रिपोर्ट के लिए मौजूद होंगे, इसलिए ऐसा ना करें। अगर यकलख्त चेकिंग ख़त्म हो गई तो वो लोग होशियार हो जाएंगे, कर्नल मार्गिन ने कहा। गुड, ये भी अच्छा आइडिया है, बल्कि मैं उन्हें पड़ताल और ज़्यादा तेज़ करने का हुक्म दे देता हूँ, कर्नल डेविड ने सर हिलाते हुए कहा और फिर नंबर घुमाकर उसने आदमियों को पड़ताल और चेकिंग और ज़्यादा तेज़ और सख्त कर देने का हुक्म दिया। अब आपके सहन में क्या प्लानिंग है? कर्नल डेविड ने हिदायत देने के बाद रिसीवर रखते हुए कर्नल मार्गिन से पूछा। प्लानिंग बिल्कुल सीधी रखनी है।
ज़्यादा एहतियात वगैरह के चक्कर में पड़ने से पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं। 3 हेलीकॉप्टर असले से भरपूर आ रहे हैं और साथ ही 50 रेड आर्मी के मुसल्ला अफराद भी। जीपें GP5 से मिल जाएगी और इन जीपों के ज़रिए कस्बाए अर्ताब को घेर लिया जाएगा और फिर हर घर और हर इमारत की निशानदही शुरू कर देंगे। किसी भी आदमी को, चाहे वो अरब हो, यहूदी हो या गैर मुल्की, किसी सूरत भी कस्बे से बाहर ना जाने देंगे। जाहिर है मुजरिम निकलने की कोशिश करेंगे तो इनका खात्मा कर दिया जाएगा। आप हेलीकॉप्टर पर बैठकर कमांड करेंगे, मैं अपने मेंबरान के साथ जीप में बैठकर उन्हें लीड करूंगा। हमारा आपस में राबता कायम रहेगा और मुजरिमों को कतन कोई मोहलत नहीं दी जाएगी। जिस पर भी शक हो जाए इसका फौरी खात्मा कर दिया जाएगा। ये बात में देखेंगे कि शक दुरुस्त था या गलत। कर्नल मार्गिन ने अपनी प्लानिंग बताते हुए कहा, गुड, अच्छी प्लानिंग है। कर्नल डेविड ने तायद में सर हिलाया और कर्नल मार्गिन मुतमईन हो गया। इमरान साहब, मैंने हेडक्वार्टर से बात की है, उनके मुताबिक आपको 2 रोज़ यहाँ क़याम करना पड़ेगा। इसके बाद वो आपको तिले ऐप पहुँचाने का बंदोबस्त करेंगे। आतिफ ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। वो सब आराम करने के बाद खाना वगैरह खाकर अब दोबारा बड़े कमरे में आकर बैठे थे। हमारा सामान कब तक पहुँच सकता है? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। 2 रोज़ तो बहरहाल लग ही जाएंगे, आतिफ ने जवाब देते हुए कहा। देखें, हम सैर व तफरी करने या बैठने के लिए नहीं आए और ना ही हमने ये जिम्मेदारी आप लोगों के सुपुर्द की है कि आप हमें जगह जगह पार्सल करते रहें। आप मुझे बताएं कि यहाँ से तिले ऐप कितना दूर है और वहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है? इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। लाइक, कमेंट, शेयर, प्रेस द बेल आइकन।